हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे IRFC के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये स्टॉक में काफी सारे रिटेल लोग यहाँ पे बाय करके फंसे हुए हैं और अभी उनका सवाल ये है कि यहाँ पे क्या करें, यहाँ से निकल जाए, एग्जिट कर ले या फिर बने रहिए। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं स्टॉक का ओवरव्यू कि स्टॉक कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है। तो देखिए काफी शॉर्ट टर्म टाइम में इस स्टॉक ने काफी बड़ी जंप यहाँ पे लगा चुका है ऑलरेडी। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि ये स्टॉक कितना ऑलरेडी भाग चुका है और इसमें और पोटेंशियल है या अभी यहाँ पे टॉप बन चुका है इसका। तो देखिए इसका हम पहले ना मंथली टाइम फ्रेम लगा देते हैं। मंथली टाइम फ्रेम लगाने के बाद आपको क्लियर हो जाएगा बड़े टाइम फ्रेम पे कि यहाँ पे स्टॉक में किस तरीके की मैनिपुलेशन हुई है और सच में इतनी इसकी इनकम हुई है नहीं हुई है, हम फंडामेंटल में भी चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे जुलाई 2022 में इसने लो लगाया था लगभग 20 के आसपास में। तो वहां से ये स्टॉक जो भागा हुआ है तो अभी लगभग 2 साल हुए हैं। ठीक है, तो 2 साल के बीच में इसने लगभग अगर 20 से अगर आप कंपेयर करोगे तो 10 गुना हो चुका है। 2 साल में 10 गुना, काफी ज्यादा भाग चुका है। और रिसेंट इसने जो बड़ी रैली दी हुई है वो बड़ी रैली यहाँ से दी हुई है, जो कि आपके जुलाई से इसने जब लगभग 38-40 का यहाँ पे ब्रेकआउट दिया था ना, तब जुलाई 23 से, मतलब अभी 1 साल भी नहीं हुआ इसको। तो वहां से जो स्टॉक ने अच्छा खासा भागा हुआ है। तो ये लगभग यहाँ से आप अगर देखोगे, कैलकुलेट करोगे तो 195 के आसपास में कुछ इसने हाई लगाया था, 192 के आसपास। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हो तो काफी ज्यादा, मतलब कई गुना ये स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। तो यहाँ पे ऑलरेडी स्टॉक इतना ज्यादा भाग चुका है तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग तो हमें एक्सपेक्टेड ऑलरेडी थी, मतलब इतना अगर भागेगा तो प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी ही आएगी। लेकिन अच्छी एक बात यह है कि मंथली टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक नीचे तो आ रहा है लेकिन यहाँ पे डाउन साइड में क्लोजिंग नहीं दे पा रहा है। हो क्या रहा है यहाँ पे, जैसे ये डाउन साइड में आता है तो यहाँ से हमें बाइंग भी देखने को मिल रही है। तो ये थोड़ी यहाँ पे टेक्निकली अच्छी बात है कि स्टॉक जो है एग्रेसिवली यहाँ पे सेल ऑफ नहीं दिखा रहा है। ठीक है, जिस तरीके से एग्रेसिव यहाँ पे ऊपर गया हुआ था, ये देखिए कैंडल का साइज देखिए, उस तरीके से यहाँ पे एग्रेसिवली नहीं आ रहा है। तो एक थोड़ी सी राहत देने वाली बात है। तो अभी देखिए यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरीके का पैटर्न यहाँ पे बना रहा है। देखिए यहाँ पे एक चैनल बना के अपसाइड में जा रहा है, सॉरी डाउन साइड आ रहा है। एक चैनल बना के अभी एक डाउन साइड आ रहा है। देखिए यहाँ पे अगर एक ट्रेंड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो लगभग उसी ट्रेंड लाइन पे यहाँ पे रेजिस्टेंस लेके डाउन साइड आ रहा है। और लगभग कुछ यहाँ से अगर ऐसा लाइन ड्रॉ करोगे तो इस लाइन को सपोर्ट लेके वापस से सपोर्ट ले रहा है और इसी चैनल को कंटिन्यू कर रहा है। तो देखिए आज भी इसने यहीं पे रिजेक्शन लिया, कल लगभग 12% का इसने अपसाइड दिया हुआ था और देखिए आज में अगेन यहाँ पे रिजेक्शन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं स्टॉक अभी एक चैनल को ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे ना ज्यादा बड़ी गिरावट हमें देखने को मिल रही है, नहीं परसेंटेज वाइज तो मोमेंटम उतना है लेकिन जिस तरीके से अपसाइड भागा हुआ है उस तरीके से डाउन साइड नहीं आ रहा है। तो मतलब इतना यहाँ पे अभी भी डरने की बात नहीं है। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पे बाय करके बैठे हुए उनके लिए तो डरने की बात जरूरी है, क्योंकि यहाँ से काफी बड़ा करेक्शन परसेंटेज वाइज अगर देखोगे तो ऑलरेडी हो चुका है। तो चलिए तो हो गया टेक्निकली, क्योंकि अभी देख लेते इसका हम फाइनेंशियल कैसा है, फंडामेंटल कैसा है वो देख लेते हैं। क्योंकि यहाँ पे टेक्निकली तो आपको कोई भी बता देगा कि क्या हो रहा है स्टॉक में क्या नहीं, लेकिन अभी मेन पॉइंट आपका आता है यहाँ पे फंडामेंटली स्टॉक किस तरीके से है। तो देखिए इसका मार्केट कैप है 1,79,000 करोड़ का यहाँ पे इसका मार्केट कैप है। तो लगभग ये आपका आ जाता है लार्ज कैप में। तो स्टॉक आपका पेनी स्टॉक वगैरह नहीं है, तो अच्छा खासा इसका मार्केट कैप है। तो ठीक है, यहाँ पे आप लोग सेफ हो। उसके बाद में ये देखिए इसका पी जो है 29 के पी पे ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से इतना ओवरबॉट तो नहीं दिखा रहा, ठीक ठाक है। उसके बाद में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 5.32, तो ये कहीं ना कहीं कम है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी 14 का है, तो ये ठीक ठाक माना जाता है, एवरेज माना जाता है। लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे अभी भी काफ़ी कम है। बुक वैल्यू की बात करें, बुक वैल्यू लगभग 37 के आसपास में है और डिविडेंड यील्ड जो है इसका 1% के आसपास कुछ डिविडेंड देता है। और इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे यह है कि फेस वैल्यू इसका 10 है, तो आने वाले दिनों में स्टॉक यहाँ पे स्प्लिट भी हो सकता है, मतलब 1:5 या फिर 1:10, यहाँ पे इसका स्टॉक स्प्लिट होने के चांसेस है। मतलब अभी अगर आपके पास सपोज एक शेयर है, स्प्लिट का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास एक शेयर है तो एक के बदले में आपको 5 नहीं तो 10 शेयर मिल जाते हैं इसके, और उस हिसाब से उसका प्राइस भी वहाँ पे कन्वर्ट हो जाता है। तो ये हो गया इसका फंडामेंटली। तो फंडामेंटली अभी के लिए तो हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, ज़्यादातर प्रॉब्लम बस यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में थोड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। लेकिन फंड यहाँ पे प्रॉब्लम मेन एक ही है कि स्टॉक जो है आपका काफी ज्यादा भागा हुआ है। बस एक ही प्रॉब्लम है यहाँ पे कि ओवर बॉट कैटेगरी में यहाँ पे कहीं ना कहीं आ चुका है, लेकिन पी रेशियो के हिसाब से उतना यहाँ पे नहीं। अभी देखिए यहाँ पे हम इसके ना क्वार्टरली रिजल्ट्स थोड़े देख लेते हैं, थोड़ा सा कंपेयर करते हैं इसको 2020 से। देखिए यहाँ पे क्वार्टरली रिजल्ट्स अगर आप देखोगे तो डायरेक्टली नेट प्रॉफिट पे आ जाते हैं। 2020 में इनका नेट प्रॉफिट था 1000 करोड़ के आसपास, और अभी देखिए 3 साल बाद इनका नेट प्रॉफिट है 1600 करोड़। मतलब कितना गेन किया है इन्होंने, मोटा मोटा यहाँ पे 60% का गेन किया है। और स्टॉक कितना भागा हुआ है, और स्टॉक भी भागा कब है, स्टॉक आपका 2022 से भागा हुआ है लगभग यहाँ से। तो तब कितना था, यहाँ पे 1500 करोड़ का था, इतना इनकम था। तो इनकम में उतना ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, लेकिन स्टॉक जो है काफ़ी ज़्यादा, मतलब 8 से 10 गुना स्टॉक यहाँ पे हो चुका है। तो नेट प्रॉफिट में इतना यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं हुआ, लेकिन स्टॉक में हमें रिएक्शन काफ़ी ज़्यादा देखने को मिला। हो सकता है कि फ्यूचर में इनको कुछ ऑर्डर्स मिले होंगे अच्छे खासे, जिनके कारण यहाँ पे फ्यूचर को ये थोड़ा प्रीमियम दे रहे होंगे।
तो वो ऐसा कुछ हो सकता है यहाँ पे। बाकी अभी थोड़ा हम इसका बात कर लेते हैं 2012 से। अगर आप बात करोगे मार्च 2012 से, तो देखिए स्टॉक लगभग वो टाइम पे इनका नेट प्रॉफिट चल रहा था मार्च 2012 में 481। उसके बाद में देखिए स्टॉक लगभग वहां से डबल हुआ आपका लगभग 5 साल के बाद में। यहाँ पे आप देख सकते हो 12 के बाद में 17 में डबल हुआ, कैसे, नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली। उसके बाद में अगर यहाँ पे देखोगे तो एक साल में ही इन्होंने डायरेक्टली उनका जो नेट प्रॉफिट था वो डबल कर लिया 2018 में। मतलब आप यहाँ पे फ्लक्चुएशन देख सकते हो कि किस तरीके की यहाँ पे फ्लक्चुएशन होती है। मतलब इस कंपनी को कभी काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो जाता है तो कभी कुछ नहीं होता। तो लगभग मतलब इसका जो ट्रेंड है, ट्रेंड तो पॉजिटिव है, नेगेटिव में तो ये कभी गए नहीं कि मतलब ईयर ऑन ईयर इनका बढ़ता ही जा रहा है प्रॉफिट। अभी देखते हैं 2024 में किस तरीके से आता है। बाकी देखिए मार्च 2018 के बाद में ये डबल कब हुआ, नेक्स्ट आपका 2021 में डबल हुआ। 2021 से अगर देखोगे तो यहाँ पे लगभग ये डबल तो नहीं हुआ लेकिन 50% के आसपास हो चुका था नेट प्रॉफिट के अकॉर्डिंगली। तो इतना भागने का मेरे हिसाब से कोई ज़रूरत नहीं था। हो सकता है फ्यूचर में कोई न्यूज़ हो, फ्यूचर में कुछ इनका बिजनेस बढ़ रहा हो, उसकी वजह से भाग रहा हो। बाकी अभी बात कर लेते हैं इसके हम प्रमोटर होल्डिंग्स वगैरह जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसकी। तो देखिए यहाँ पे काफ़ी इंटरेस्टिंग पैटर्न है। प्रमोटर के पास 86.36 की होल्डिंग पहले भी थी 2021 में, मार्च 2021 में, और अभी भी उतनी ही है। मतलब यहाँ पे प्रमोटर ने ना कुछ खरीदा है ना कुछ बेचा है, और 86% की प्रमोटर की होल्डिंग है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अच्छी बात है, ये काफ़ी गुड न्यूज़ है स्टॉक के लिए, क्योंकि स्टॉक को ज़्यादा कोई मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ज़्यादातर होल्डिंग जो है ये प्रमोटर के पास है। तो यहाँ पे पैनिक सेल, मतलब जो मैनिपुलेट करते हैं ना, काफ़ी तगड़ी तरीके से ऊपर लेके जाके सेलिंग करते हैं, तो शायद उस तरीके से यहाँ पे ना हो, क्योंकि प्रमोटर के पास ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग है। उसके बाद में एफ के पास देखिए, एफ के पास अभी करंट होल्डिंग है 1.15 की, और अगर बात करोगे मार्च में कितनी थी, तो मार्च में थी 1.44। तो 1.44 से ये आए हैं 1.15। तो कहीं ना कहीं इन्होंने स्टॉक को बेचा है, खरीदा नहीं है। लास्ट 3 ईयर्स में इन्होंने स्टॉक को बेचा हुआ है, खरीदा नहीं है। और अगर आप फाइनेंशियल ट्रेंड आपने पहले देख लिया, वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉक 2012 से 17-18 तक इन्होंने डबल हुआ था, और उसके बाद में फिर 18-19 मतलब 21 तक फिर से डबल हो चुका था। मतलब जो स्टॉक ने ज़्यादा गेन किया है वो 2021 तक ही किया था, फिर उसके बाद में स्टॉक ने ज़्यादा गेन यहाँ पे नहीं करा है। तो कहीं ना कहीं एफ ने वहाँ से बेचना शुरू किया इस स्टॉक को। तो अभी लगभग थोड़ा बहुत खरीदा इन्होंने बाद में 22 में थोड़ा बहुत, लेकिन उतना नहीं इनके स्टॉक, इनके पास अभी इतना स्टॉक अवेलेबल नहीं है। बात करें डीआईएस की, तो डीआईएस के पास देखिए कितना था 4.23, और अभी कितना है 1.15 ऑनली। तो कहीं ना कहीं डीआईएस ने काफ़ी तगड़ी तरीके से स्टॉक को बेचा हुआ है। और देखिए खरीदा किसने, खरीदा है आपके पब्लिक ने। 7.97 थे, अभी कितने 11.34। तो कहीं ना कहीं पब्लिक को यहाँ पे उल्लू बनाया गया है कि कुछ न्यूज़ वगैरह दिखा दे, काफ़ी अच्छा स्टॉक है, आगे काफ़ी भागेगा। आगे का तो आगे देख लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल का अगर देखोगे तो फिलहाल इन लोगों ने बेच के निकल चुके हैं। और आपको पता है जब भी ये दो बड़े प्लेयर्स मार्केट में किसी भी स्टॉक्स में अपनी पोजीशन कम कर लेते हैं तो वो स्टॉक के प्राइसेस नीचे ही आते हैं। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे सिनारियो है। लगभग देखिए यहाँ पे 4.23 से डीआईएस आ चुके हैं 1.15 पे, तो काफ़ी बड़ा यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला हुआ है। और चिपकाया माल किसको है, तो चिपकाया आपके रिटेलर को। अभी भी रिटेलर्स यहाँ पे सेव की हुई कि देखिए इनकी जो होल्डिंग है ना, इनकी होल्डिंग अभी यहाँ पे ज़्यादा बची नहीं है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि काफ़ी ज़्यादा पैनिक आ जाएगा, लेकिन कैसा ये रिटेल के पास जो इतना स्टॉक है ना, हो सकता है कि किसी बड़े प्लेयर ने रिटेल के थ्रू यहाँ पे लिया होगा, रिटेल कैटेगरी में ये स्टॉक को लिया होगा, ऐसा भी पॉसिबिलिटी है। तो फिलहाल तो डरने घबराने की मेरे हिसाब से कुछ ज़्यादा बात नहीं है, लेकिन अगर ये लोग बेचते हैं ना तो स्टॉक के प्राइसेस ऊपर जाने के लिए काफ़ी दिक्कत होती है। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक एक तो कंसोलिडेशन कर सकता है या फिर थोड़ा सा और करेक्शन दिखा सकता है, लेकिन ज़्यादा पैनिक माहौल मतलब वापस से 20-30 के आसपास आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अभी देखिए डेप्थ, देखिए डेप्थ इस कंपनी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डेप्थ है। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो आप देख सकते हो 9 के ऊपर इनका डेप्थ टू इक्विटी रेशियो अभी ट्रेड कर रहा है। तो कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है, कंपनी के ऊपर डेप्थ काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अभी इनकी बात कर लेते हैं हम, करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। तो करंट रेशियो है इनका 2.08, क्विक रेशियो भी सेम है। तो कहीं ना कहीं इनके पास जो एसेट्स है, एसेट ज़्यादा है, इनके पास लाइबिलिटीज़ कम है। मतलब एसेट ज़्यादा है, लाइबिलिटीज़ कम है, तो कंपनी के लिए अच्छा रहता है। तो यहाँ से अगर देखा जाए तो स्टॉक ठीक ठाक है, लेकिन यहाँ पे दिक्कत एक ही है कि फंडामेंटली उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं है, बस थोड़ा बहुत इनके ऊपर लोन ज़्यादा है। तो हो भी सकता है, लोन तो रहता ही है हर कंपनी के ऊपर, कहीं ना कहीं फाइनेंस से रिलेटेड कंपनी है तो इनके ऊपर शायद उनकी वजह से भी ज़्यादा लोन होगा। तो ऐसा तो चलता ही रहता है, हर कंपनी के ऊपर लोन रहता है। और अगर अर्निंग कंपनी कर रही है तो लोन वो रिपे कर सकते हैं। तो कंपनी की अर्निंग भी है, वैसे कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे बस एक ही है कि स्टॉक ज़्यादा भाग चुका है ओवरबॉट जोन से। यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है और कुछ नहीं। अगर ये स्टॉक आपको वापस इसी रेंज में अगर मिल जाता है लगभग 100 के आसपास में कहीं, तो ये इसका एक्यूमुलेशन का जोन यहाँ पे हो सकता है, और वापस यहाँ से ये अपसाइड आपको दिखा सकता है, कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन अगेन दिखा सकता है। तो मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ओवरऑल जो फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस हिसाब से मेरा एक व्यू यहाँ पे निकल के आता है कि ये स्टॉक जो है आने वाले दिनों में
कंसोलिडेशन ज़्यादा दिखा सकता है। कंसोलिडेशन की रेंज इसकी ये हो गई, ठीक है। ये डब्बा मैं आपको ड्रॉ कर देता हूँ, नीचे में 100 के आसपास में ये सपोर्ट ले सकता है, और ऊपर में देखा जाए तो ये जो 190 180 वाली जो रेंज है ना, यहाँ पे अगेन आने के बाद रेजिस्टेंस ले सकता है। तो ये इनकी रेंज है, ये रेंज इनकी मतलब 1 साल 1.5 साल यहाँ पे कंसोलिडेशन मेरे हिसाब से चल सकता है। बाकी न्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है किस तरीके से न्यूज़ेस आती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट जो है थोड़ा टूरिज्म के ऊपर भी इनका फोकस ज़्यादा है। तो कहीं ना कहीं आईआरएफसी जो है आपका, आईआरएफसी इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन है, तो रेलवे से जुड़ा हुआ स्टॉक है, तो जिस कारण ये भागा हुआ था। तो आगे फ्यूचर में देखते हैं, कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अगर कंपनी के पास ऑर्डर्स अगर अच्छे आते हैं, नेट प्रॉफिट अगर इनका और तेज़ी से अगर बढ़ जाता है, तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये और बढ़ जाए। लेकिन हाल फिलहाल में अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पे ना बाय रिकमेंडेशन है ना सेल रिकमेंडेशन है, क्योंकि यहाँ पे क्लियर कट मुझे शो हो रहा है कि स्टॉक जो है एक पर्टिकुलर रेंज में ट्रेड कर सकता है आने वाले कुछ साल में, ठीक है। तो यही था आईआरएफसी का। बाकी और अपडेट मैं आपको कर दूंगा, जैसे ही मुझे कुछ अपडेट होता है तो मैं आपको यहाँ पे चैनल पे अपडेट कर दूंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही स्विंग ट्रेडिंग के और कुछ बेसिक्स वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए बस इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।